नाज़रीन, देखने में ये आया है कि अगर एक गरीब घराने की लड़की को रिश्ते से इनकार के ऊपर कत्ल कर दिया जाए तो किसी अखबार में 2 कॉलमी खबर छप जाती है और उसके बाद वो खबर हमेशा के लिए दफन हो जाती है। लेकिन दूसरी जानिब अगर लड़की अमीर हो, लड़की अगर खूबसूरत हो, लड़की अगर बरतानिया से आई हो या किसी दूसरे मुल्क से आई हो, तो उसके बाद मीडिया एक ऐसी हाइप क्रिएट करता है जिसके बाद हम देखते हैं कि पुलिस वाले उस केस को ज्यादा अहमियत देने लगते हैं। हालांकि उसूल की बात यह है कि कत्ल चाहे गरीब का हो या अमीर का हो, पुलिस वालों को जो तफ्तीश है वो बराबर तनदही के साथ करनी चाहिए, मगर बदकिस्मती के साथ ऐसा नहीं होता। पिछले दिनों कराची में जो डॉक्टर माहा के कत्ल का वाकया पेश आया, जिसको एक क्राइम ऑफ पैशन कहा जा रहा था, उसके बाद हमने देखा कि मीडिया ने उसको जिस तरह से कवरेज दी वो अपने अंदर तो ठीक था, लेकिन क्या पाकिस्तान में हर कत्ल होने वाली जवान लड़की की कवरेज इसी तरह से की जाती है? ये अपने अंदर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। 3 मई को लाहौर के इलाके डिफेंस में मायरा जुल्फिकार को कत्ल किया गया, जो कि बरतानिया से आई थी, एक खातून वकील थी। उसके बाद सवाल यह पैदा हुआ कि यह एक क्राइम ऑफ पैशन था या इंस्टेंटेनियस स्पर ऑफ द मोमेंट था। कहा यह जा रहा है कि शादी से इनकार के ऊपर उनके जो 2 रकीब थे, उनकी आपस में जो चपकलिश थी वो इस कत्ल की वजह बनी। हालात कुछ भी रहे हो, एक इंसान का कत्ल हो, अगर रियासत उस कत्ल की गुत्थी सुलझाने में नाकाम होती है तो फिर मजीद कातिलों को इस बात की शह मिलती है कि अगर हम कत्ल करके निकल भी जाएंगे तो कोई हमारा बाल भी बीका नहीं कर सकेगा। इस सारे केस पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज पे मौजूद हैं हमारे सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं शाहिद रिजवी साहब। शाहिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। ये सारा केस है क्या, जरा बताइएगा। ऐसा आपने एक तो अपने इंट्रो में ही बता दी कि 3 मई का ये वाकया है। ये जो रवा माह है, इस 3 मई को ये वाकया पेश आया जब डिफेंस लाहौर का इलाका है, थाना बी, इसका एक एरिया है, फेज़ 5 बी ब्लॉक है। यहाँ पर जो है एक मायरा जुल्फिकार जो पेशे के हवाले से जो है वकालत कर रही थी, इसको एक अपनी सहेली जो है इकरा, इसके साथ किराए पर मिलकर एक घर लिया हुआ था, पोर्शन था, उस घर में ये मुकीम थी। यहाँ से जो है इसकी लाश जो है सुबह के वक्त जो है इसको मुल्जिमान ने कत्ल किया, इसको फायर मारे 2 और इसकी कत्ल होगी। जब ये वाकया मंजर आम पर आया तो पुलिस भी पहुंची मौका पर, उन्होंने लाश वहाँ से रिकवर की। उसके बाद जो है फॉरेंसिक टीमें जो है उन्होंने जाए वकूआ से जो है तमाम शवाहिद इकट्ठे किए और जो है इस केस की जो है तफ्तीश चल पड़ी। जब पुलिस ने इसके वालिद जो है, जो जिनके बारे में ये कहना है कि वो बेल्जियम नेशनल है और गुज़िश्ता 16 साल से जो जुल्फिकार, मोहम्मद जुल्फिकार उनका नाम है, वो उनको भी इतला दी। इसकी वालदा, इसके 3 भाई हैं जो है, मकतूला है मायरा, वो भी लंदन में थे जब वो पाकिस्तान आए। इसके वालिद की मुद्दत में मुकदमा जो था डिफेंस बी वो वहाँ दर्ज नहीं हुआ, जबकि इसके मामू है उसकी मुद्दत में जो है थाना डिफेंस बी में मुकदमा दर्ज करवाया गया। उसके बाद इस केस में जो है 2 मुल्जिमान नामजद किए गए, जिनमें एक साद अमीर भट्ट है और दूसरा जाहिर जदून। मुझे जरा 1 मिनट दीजिएगा, मैं यहाँ से आप से मजीद बात आगे लेकर चलूंगा। इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मेरे साथ मोहतरम सुहेल सुखेरा साहब मौजूद हैं, DIG हैं ऑपरेशंस पंजाब के। सुहेल सुखेरा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ये जो अफसोसनाक वाकया पेश आया है मायरा जुल्फिकार के कत्ल का, अब तक क्या तहकीकात की हैं पुलिस ने, अगर आप लोगों के साथ शेयर करना चाहें, क्योंकि लोगों की बहुत दिलचस्पी है इस केस में। सोशल मीडिया पर भी तरह तरह के तबसरे किए जा रहे हैं। सोहेल साहब जी, बहुत शुक्रिया। बेसिकली ये एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर है और अफसोसनाक बात यह है कि एक जवान साल बच्ची है जो अपनी जान से हाथ धो बैठी है और बड़ी इंस्पायरिंग यंग गर्ल। और उसमें बेसिकली जैसे कि बच्चे आजकल सोशलाइज करते हैं और जॉब हंटिंग के सिलसिला में, और कुछ इंटर्न का इनका जहन था कि मैं यहाँ पे इंटर्नशिप करूंगी, तो उसी सिलसिला में लोगों से इनकी मुलाकात भी होती रही। तो ये इस तरह फिर जैसे यंग बच्चे होते हैं इनकी दोस्तियां डेवलप हो जाती हैं, जैसे हैंग आउट टुगेदर एंड स्टफ। तो उस तरह ये यहाँ रह रही थी फेज 5 में। इनकी एक और दोस्त भी हैं, इकरा, जो कि इनके साथ वो अपर पोर्शन जो है वो शेयर कर रही थी। और इनके कुछ दोस्त अहबाब हैं जो जाहिर जदून है, जैसे साद मीर और इस तरह ही अलीशा वगैरह हैं, कुछ और बच्चियां हैं।
तो ये 3 मई को ये अफसोसनाक इंसिडेंट हुआ है जिसमें इस बच्ची को सुबह के टाइम पे 2 फायर लगे हैं। पहले उन्होंने स्ट्रैंगुलेट करने की कोशिश की और उसके बाद फिर ये फायर मार के इसको फौत हो गई, इसका मर्डर हो गया। तो इस सिलसिला में अपेरेंटली जो लोग सामने हैं उन सबको किया जाएगा शामिल तफ्तीश और उनसे इंटेरोगेशन होंगी। जो 2 नॉमिनेटेड अक्यूज हैं साद मीर और जाहिर जैतून, उसने जाहिर ने हाई कोर्ट से प्रोटेक्टेड बेल की है और जो साद मीर है उनकी सेशन कोर्ट से है जो 20 तारीख है। तो 22 तारीख है सेशन वाली और जाहिर की जो प्रोटेक्टेड बेल है उसकी 20 तारीख है। तो वो जो ही बेल का कंक्लूजन होता है तो ये लोग शामिल तफ्तीश होंगे। सोहेल सुखेरा साहब, आप यकीन करें कि हम इस प्रोग्राम में अक्सर पुलिस ऑफिसर्स के साथ बात करते हैं, लेकिन जितने आसान और जितने काबिल फहम तरीके से आपने इस सारे केस को एक्सप्लेन किया है, मैं उसके ऊपर आपको दाद देता हूं। और मैं चाहूंगा कि अगर आप हमें थोड़ा सा मजीद वक्त दे सके, क्योंकि लोगों की बहुत दिलचस्पी है इस केस में। सुखेरा साहब, आपने एक तवील अरसा पुलिस सर्विस में गुजारा है। आप कहा यह जाता है कि एक जो तजुर्बाकार पुलिस ऑफिसर होता है वो उड़ती चिड़िया के पर भी गिन लेता है। अगर एक पुलिस ऑफिसर के पास रीजनेबल एविडेंस हो बिलीव करने का कि ये जो शख्स जिसने प्रोटेक्टिव बेल ली हुई है यही इस शख्स का कातिल है, यही इस केस का मुजरिम है, और अगर इसको मैंने इस वक्त छोड़ दिया तो इसके फरार होने की भी चांसेस हैं, तो कानून आपको ऐसी कोई प्रोविजन देता है कि तौहीन अदालत भी ना हो और मुजरिम भी ना भागे? बिल्कुल। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम ग्रेटफुल आपके फॉर योर काइंड वर्ड्स। और जो आप बात कर रहे हैं बिल्कुल ये हमने तमाम ऐसी मजलिस वो जरूर उसको करते हैं, उसको वो होती हैं और समटाइम्स वो सरफेस नहीं होती, लेकिन उसको बिल्कुल अडॉप्ट किया जाता है कि वो बता कहीं भागे ना। ऑन दी अदर हैंड थोड़ा सा इसमें बेशक हम 100% श्योर हो किसी के बारे में, लेकिन जब किसी शख्स ने प्रोटेक्टिव बेल कराई हो या बेल पे हो तो उसमें हम लोग उसे भी पूरा वो देना चाहते हैं कि वो अपना वर्जन कानून में के सामने अदालत के सामने रखे और फिर अदालत जो बेहतर समझे वो फैसला करे। तो इसमें क्योंकि ये मर्डर केस है, नॉमिनेटेड अक्यूज्ड हैं, तो उसमें तकरीबन 99% बेल कैंसिल ही होनी होती है और वो उन्हें सरेंडर करना पड़ता है कानून के सामने और दे हैव टू गो थ्रू द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो सुहेल सुखेरा साहब, इसको हम एक क्राइम ऑफ पैशन कह सकते हैं क्या? सोशल मीडिया पर जो बातें चल रही हैं कि शादी से इनकार पर जो 2 रकीबों के दरमियान मुखासमत थी वो इस कत्ल की वजह बनी, और क्या आला कत्ल बरामद किया गया? और अगर आप ये भी शेयर कर सके कि क्या ये कत्ल किसी तजर्बाकार शख्स ने किया था या ये बाकायदा प्लान किया गया था? सुखेरा साहब सर, इसमें मेरी सबमिशन यह है कि डेफिनेटली उसमें ये एक वो रिफ्ट तो जो जाहिर नजर आ रही है वो डेफिनेटली थी, जैसे कि दोस्तों में समटाइम्स वो जेलसीज और वो चीजें इनकर होती हैं, वो फीलिंग डेवलप हो जाती हैं जिससे आपस में इनके कुछ थोड़े बहुत लड़ाई झगड़े ये वो चीजें भी सामने आई हैं। तो ये इसको बिल्कुल रूल आउट नहीं किया जा सकता। बट आई टेल यू ऑनेस्टली कि जब तक ये लोग शामिल तफ्तीश नहीं होंगे, इनकी क्रॉस टॉक आमने सामने बात और फिर और जो फोरेंसिक एविडेंस है उसकी रिपोर्ट्स भी आ जाएंगी। तो सुखेरा साहब, आखिरी सवाल सुखेरा साहब, जो कि इस केस से मैं एक जो सबक हासिल किया जा सकता है, आप एक सीनियर पुलिस ऑफिसर हैं, आप यकीनन एक बाप भी होंगे, इस मुआशरे के अंदर बहुत से वालिदैन जो हैं वो अपने बच्चों की सेफ्टी के लिए फिक्रमंद रहते हैं। बच्चे जब जवान होते हैं तो वो अपने वालिदैन को कहते हैं कि आप हमारी आजादी की राह में रोड़े अटका रहे हैं। किस तरह से हमें अपने बच्चों को अपब्रिंगिंग करनी चाहिए कि वो इस तरह के जो मामलात हैं उनमें मामलात इस नहज तक ना आए कि किसी की जान चली जाए? सुखेरा साहब सर, ये आपने बड़ी अच्छी बहुत अच्छी बात की है कि जो हमारी यूथ है नेचुरली इन्हें आप इंडिपेंडेंस भी देते हैं, इन्हें स्पेस भी जरूर देनी चाहिए। मैं भी बाप हूँ और मैं भी बच्चों को स्पेस देता हूँ, उन्हें लीवरेज भी देनी चाहिए। बट एट द सेम टाइम जो तजर्बा जो पेरेंट्स आपके वेल विशर हैं उन्हें थोड़ा सा चेक भी बच्चों पे जरूर रखना चाहिए कि उनके वो किन लोगों के साथ हैंग आउट कर रहे हैं, दोस्तियां किन के साथ हैं, टाइम कैसे स्पेंड हो रहा है। अगर वो किसी
जगह पे काम कर रहे हैं तो कैसे लोगों के साथ काम कर रहे हैं, ये तो सकेरा साहब, मैंने आपसे सवाल नहीं करना था, लेकिन लास्ट क्वेश्चन कि क्या पाकिस्तान में और लाहौर में जिसके पास पैसा है उसके लिए असलहा हासिल करना कोई मसला नहीं है, तो क्या ये पुलिस के लिए मसला होना चाहिए? सर ये देखिए, असला जो है ना समटाइम्स लाइसेंस वेपन्स होते हैं, और जो ये जदून जिसका नाम है जाहिर, डेफिनेटली ये वेल ऑफ आदमी था और कोई इसका क्रिमिनल रैकेट भी है। इसी तरह ये साद मीर जो है ये भी वेल ऑफ फैमिली से ताल्लुक रखता है, पॉश एरिया में रह रहे हैं, और डेफिनेटली स्पेंडिंग्स वगैरह भी इनकी हैं, जैसे कि वो सोशल गैदरिंग हैं और गेट टुगेदर्स होते हैं, उसमें फिर नेचुरली ये लोग स्पेंड करते हैं, और समटाइम्स बच्चे जो है वो ल्योर इन कर जाते हैं, बच्चियां भी ल्योर इन कर जाती हैं। तो मेरी तो इनसे यही रिक्वेस्ट क्या ये जो नौजवान लड़के लड़कियां थे नशे में भी इन्वॉल्व थे सुखेरा साहब? ये इस तरह की चीजें भी सामने आई हैं कि नारकोटिक्स का थोड़ा बहुत इस्तेमाल भी ये लोग, एविडेंस इस चीज की भी मिली है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सुखेरा साहब आपके कीमती वक्त के लिए। शाहिद रिजवी, आपने ये सारी गुफ्तगू सुनी, बीइंग अ पुलिस ऑफिसर वो मीडिया से जिस नहज पर जाकर बात कर सकते थे, यकीनन सुखेरा साहब ने बहुत सारे क्लूज भी दिए। दो नाम जो बार बार शाहिद रिजवी इस केस में सरफेस हो रहे हैं वो जाहिद जदून के और साद अमीर बट के हैं। अब तक इनके किरदार को किस तरह से पुलिस ने शामिल तफ्तीश किया है शाहिद? अवैस, पहले तो ये केस था इन्वेस्टिगेशन पुलिस थाना डिफेंस बी के पास, लेकिन वही रिवायती सुस्ती जो है इन्होंने अपनाई कि इन्वेस्टिगेशन पुलिस जो है वो सही तरीके से तफ्तीश नहीं कर सकी, तो फिर इस केस की तफ्तीश तब्दील करके जो है CIA कैंट के हवाले की गई। CIA कैंट ने जो है जो जराए कहते हैं कि ये मुल्जिमान जो है मुकदमे में नामजद थे साद अमीर बट, इसको ये भी शामिल। नामजद किसने किया था? मायरा का मामू जो है ना, जो मुदई मुकदमा है, उसने ये दो नाम दिए थे, जाहिद जदून है और उसका जो है मायरा के मामू का क्या नाम है? वो उसका मामू का नाम जो है वो मेरे इस वक्त ज़हन में नहीं आ रहा, नहीं मैं तो आपको बताता। जो वालिद था चूंकि बैरून मुल्क था, उसको इस हालात का तमाम पता नहीं था, तो पुलिस की जानिब से फिर जो मुदई था उसको खड़ा करना था, इसलिए उसके मामू को जो है वो मुदई बनाया गया। उनकी मुदय्यत में इसका मुकदमा दर्ज किया गया है। इसमें दो उन्होंने नामजद किए हैं कि जो शायद रिजवी मेरे साथ जरा तवक्कुफ कीजिएगा। मेरे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर बहुत मुश्किल वक्त है मेरे लिए भी, जुल्फिकार साहब मौजूद हैं जो कि मायरा के वालिद थे, और किसी भी वालिद का अपनी बेटी के इस तरह के कोल्ड ब्लडेड मर्डर के बाद अगर वो टेलीविजन पर आके बात करते हैं तो यकीनन एक बहुत बड़ा बहादुरी का काम है, जिसके लिए हम उन्हें खिराज तहसीन भी पेश करते हैं। जुल्फिकार साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर। जुल्फिकार साहब, सबसे पहले तो हमारी जानिब से दिली ताज़ियत कबूल करें कि आपको अपनी जिंदगी में इतना बड़ा दुख सहना पड़ा, और मैं यकीन करें कि मेरे पास अल्फाज नहीं है कि आप इस तरह से टेलीफोन लाइन पर आए, लेकिन आज आपको बुलाने का मकसद आपके जख्म कुरेदना नहीं था, सिर्फ और सिर्फ ये था कि एक वालिद जो है जिस पेन से गुजरता है सिर्फ वही जानता है। लेकिन लोग ये जानना चाह रहे हैं कि इस सारे केस में आप क्या पुलिस की जानिब से तफ्तीश से मुतमईन हैं अब तक? जुल्फिकार साहब, या आपको किसी किस्म की शिकायत है? जी सर, मेरी एक दो दफा उनसे मुलाकात हुई है, DSP साहब से और SSP साहब से, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं मुझे उनकी कुछ समझ नहीं है पड़ती कि ये क्यों इसको, मेरी समझ उनका यहाँ कोई अपना कोई अलहदा तरीकाकार है। मैं बहुत कंफ्यूज हूँ और मुझे कुछ समझ नहीं लग रही, क्योंकि मैं चूंकि यहाँ मौजूद नहीं था उस वक्त। मैं अब आप पाकिस्तान आ चुके हैं? को जब ये वकूआ हुआ है तो मुझे इतलाक मिली है लंदन में, तो मैं फौरी तौर पे टिकट का बंदोबस्त करके बड़ी मुश्किल से इस्तांबुल गया, और इस्तांबुल से मैं और मेरा एक बेटा इधर आए, और मेरी वाइफ, और उसकी टिकट का कोई इशू था और कोरोना टेस्ट की वजह से वो फिर दूसरे बच्चों के साथ है। और मैं जहाँ पहुंचा हूँ और मुझे इस बारे में कोई नहीं अभी तक ये बताया जा रहा कि आज 16वां दिन है और मेरी बेटी के कातलों को क्यों नहीं अभी तक पकड़ा गया, क्यों उनको उनसे सही तरीके से क्यों नहीं पूछताछ हो रही।
मैं इसमें बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं हूँ, बिल्कुल मुतमिन नहीं हूँ उनके ये। अच्छा जुल्फिकार साहब, ये बात यकीनन काबिले तशवीश है कि अभी तक मोहतरमा मायरा के कातिलों को गिरफ्तार नहीं किया गया। आप पुलिस की किन बातों से मुतमईन नहीं हैं? कौन सी पुलिस का एटीट्यूड ऐसा है जो आपको तशवीश में मुब्तला कर रहा है? क्या आपको ये भी शक है कि पुलिस ने मुखालिफ पार्टी से पैसे पकड़े हुए हैं, जैसा कि आमतौर पर पाकिस्तान में इस तरह के केसेस में होता है? जुल्फिकार साहब, मैं इसमें सर कुछ नहीं अभी कह सकता, क्योंकि ये मामला मेरी नजर के सामने तो नहीं आया कोई इस तरह का, लेकिन सुनिए वो जब मुझे सेटिस्फाई करते हैं तो फिर उसमें तो कुछ नजर नहीं मुझे आता कि वो बिल्कुल ठीक कहते हैं। जब मैं घर आता हूँ फिर मैं मामला अपनी नजर से देखता हूँ। उस कुएं पर भी मैं गया हूँ और खुद देखा है, वो लोगों से मुलाकात हुई है। इकरा से आपकी बात हुई है जो कि मायरा की सहेली थी, उसका क्या कहना है जुल्फिकार साहब इस सारे केस पे? इकरा कहती है मैं सोई हुई थी और मुझे किसी चीज का कोई पता नहीं, मैं बिल्कुल कोई इस तरह की नहीं थी, लेकिन उस रात मैं थोड़ा वो होशोवाश में नहीं थी, कुछ तरह की चीज मैंने कोई कर लिया और मुझे उसमें होश नहीं रहा और मुझे इस बारे में कोई नहीं पता, मैं नहीं कुछ बता सकती। तो उसको बार बार मैं बेटी बेटी कहता हूँ, आप जो कुछ है मुझे बताओ, मैं एक बाप हूँ और देखो तू भी मेरी बेटी मायरा जैसी है, अगर तू कुछ जानती है तो खुदारा मुझे बता, मैं तेरी मदद करूँ। लेकिन वो मुझे कुछ नहीं बताती और इस तरह करके चली जाती है। और एक सज्जल है उसकी फ्रेंड, और वो उस रात सारी रात उसके साथ रही है, उसको उधर छोड़ के आई हैं, वो भी कुछ नहीं बता रही कि क्या है, और इंटरव्यू दे के ये सारे लोग तो चले जाते हैं। साहब, आपका सारी उम्र का तजर्बा है, आपने भी तरह तरह के लोग देखे हैं, आपने एक उम्र यूरोप में भी बसर की है, आपको लगता है कि इकरा या सजल आपसे कुछ छुपा रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं, उन्हें किसी बात का डर है, किसी चीज का खौफ है? जुल्फिकार साहब, मैं ये समझता हूँ कि देखें, अगर इतनी आवाज शोर आया और मेरी बच्ची को इतनी बेदर्दी से कत्ल किया गया तो वो ये लोग समझते होंगे कि शायद इनको भी कोई थ्रेट आई है या शायद ये लोग। लेकिन आपने खुद ही कहा जुल्फिकार साहब कि उस वक्त इकरा जो थी उसने एतराफ किया कि वो नशे में थी, और नशे की हालत में जो बंदा सोया हो उसको आप आइटम बम भी शायद उसके पास से गिरा दो तो उसकी आंख नहीं खुलती। मैंने तो कभी कोई इस तरह का काम नहीं किया। ये सेकंड बयान है। पहला बयान है कि कंस्ट्रक्शन हो रही थी बड़ी और उसमें बड़ा शोरो गुल था, तो मैं बिल्कुल नहीं सोच सकी। इसका मतलब ये है कि अगर वो अपना बयान चेंज कर रही है, चेंज करती है, तो वो झूठ। दूसरी तीसरी दफा उससे मुलाकात बेटी बेटी कह के मैंने बड़े प्यार से उसको पूछ रहा हूँ, वो कुछ नहीं बता रही कि मैं परे। मैं कह देखो मैं भी एक बाप हूँ, तेरी जैसी वो मेरी बेटी थी, तो मुझे नहीं कुछ समझ आ रही कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। मेरी बेटी पढ़ी लिखी बेटी थी, LLB किया, LLM किया है, उसके दिल में जज्बा था पाकिस्तान के लिए, पापा मैं कुछ जाके पाकिस्तान करूंगी, मैं गरीबों की मदद करूंगी, चैम्बर बनाऊंगी, जज बनूंगी, मैं वहां जाके वकालत करूंगी। उसने लाइसेंस भी अप्लाई किया था वकालत का यहाँ, तो उसको बड़े किस तरीके से ये बुला के और उसके ऊपर उंगलियां उठाई जा रही हैं, और बड़ी एक रोजे की हालत में रोजा रखा हुआ था और रोजे में उसको शहीद कर दिया गया। निहत्ती बच्ची पर गोलियां मारी हैं और क्या उसका कसूर? अच्छा जुल्फिकार साहब, आप यकीनन इस वक्त बहुत तकलीफ से गुजरे हैं, लेकिन यकीन करें कि जो आपके अल्फाज हैं वो हमारे व्यूअर्स के लिए इस वक्त बहुत ज्यादा दिलचस्पी के बायस हैं। शाहिद रिजवी साहब सीनियर हमारे क्राइम रिपोर्टर हैं, वो भी समझते हैं कि इस वक्त इस प्रोग्राम में आपसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किसी की गुफ्तगू नहीं है। जुल्फिकार साहब, मुझे बताइएगा कि ये जो जाहिद जदून है और साद अमीर भट्ट है, आपने इनका किरदार भी स्टडी किया होगा, क्या इनमें से कोई पॉसिबली मायरा का कातिल हो सकता है? जुल्फिकार साहब, मेरी नजर में तो ये चारों के अंदर ही ये मामलात, इन चारों को सही तरह इन्वेस्टिगेट करें, इनसे इंटरव्यू ले, इनको बैठाएं, इन्हीं के अंदर से जो कुछ निकलेगा क्योंकि ये चारे बहुत करीब थे उसके, क्योंकि दोनों का सुना है। ये भट्ट भी इसी तरह का किरदार है उसका, और जो जो जाद जतून है उसके भी इसी तरह के मामलात हैं, और ये इन चारों में से अगर सही तरीके से हो, इन चारों में से ही कुछ निकलेगा। आप पर किसी किस्म का दबाव डाला जा रहा है, कोई धमकी दी जा रही है जुल्फिकार साहब? मुझे तो
बाकी तो नहीं इतना किया जा रहा, लेकिन कभी कोई थोड़ा बहुत हो जाता है कि ये तो उधर का होना चाहिए, आप क्यों इधर हैं। जुल्फिकार साहब मैं आपसे दरखास्त करता हूं कि ये सारा प्रोग्राम आज आपकी बेटी के लिए हमने डिजाइन किया, हमारे साथ ही रहिएगा। मुझे सिर्फ 1-1.5 मिनट के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर नाहिद बेग साहिबा मौजूद हैं, हमारी उस्ताद हैं, सीनियर वकील हैं, समाजी कारकुन हैं। नाहिद बेग, अब तक इस प्रोग्राम में जो गुफ्तगू हुई है आपने सुनी है? नाहिद बेग आपको मेरी आवाज आ रही है? मुझे लगता है कि नाहिद बेग मेरे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद नहीं है। जुल्फिकार साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? जुल्फिकार साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है। जुल्फिकार साहब, ये जो सोशल मीडिया पर तरह तरह के तबसरे हो रहे हैं, यकीनन आप इस वक्त एक बाप के तौर पर इस ज़हनी कर्ब का भी शिकार हैं कि आपकी बेटी के कातिल नहीं पकड़े जा रहे, और अगर कातिल पकड़ भी लिए जाएं और कातिल को सजाए मौत दे भी दी जाए, लेकिन आपकी बेटी जो इस दुनिया से चली गई है वो तो वापस नहीं आ सकती। आप जो दूसरे वालदैन हैं जिनकी जवान बेटियां हैं, और खासतौर पर वो वालदैन जो यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में रहते हैं, अपने बच्चों को पढ़ने के लिए या जॉब करने के लिए एक एतमाद के साथ वापस अपने वतन भेजते हैं, उनसे कुछ कहना चाहेंगे जुल्फिकार साहब इस तजुर्बे के बाद? जी, वो सारी मेरी बेटियां हैं, मेरी बहनें हैं। कुछ बहनें बेटियां यहाँ से जाती हैं लंदन पढ़ने, अमेरिका पढ़ने, वहां रहती हैं, हॉस्टल में रहती हैं, और उनकी इतनी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है, इतनी आज़ादी है, और इतना उनकी जान को कोई खतरा नहीं। जैसे ही वो बच्चे वही पढ़कर अपने मुल्क में, इस मुल्क में जज्बा लेके आते हैं और डिग्रियां लेके आते हैं, तो वो थोड़ा मूवमेंट करते हैं, इधर को अच्छे लिबास पहनते हैं, अच्छी जगह जाते हैं, आते हैं, तो उन पे उंगलियां उठाई जाती हैं और उनके लिए ये रास्ते बनाए जाते हैं। तो ये सारा अपनी गवर्नमेंट इस तरह के कानूनों को तहफ़्फ़ुज़ देना चाहिए कि जुल्फिकार साहब, एक बाप की हैसियत से आपको अपनी बेटी से प्यार तो था ही, लेकिन आपको उसके लाइफस्टाइल पर भी कोई एतराज नहीं था। वो जिसके साथ मिलती है मिले, वो जैसे कपड़े पहनती है पहने, यानी आपने उसको पूरी आजादी और खुद मुख्तारी दी हुई थी। जुल्फिकार साहब, देखिए, मेरी बच्ची एक पढ़ी लिखी बच्ची थी, वो उसने ये मकाम हासिल किया, LLB किया, LLM किया, उसके शौर था, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस था, वो इस तरह की बिल्कुल नहीं थी जो ये जो किरदार पे उसकी ये बात हो जाती है, वो इस तरह की बिल्कुल नहीं थी। ये तो इस तरह के लोगों में आ गई है, तो उन्होंने अपनी ये चीजें बनाई हैं, उस चीजों के अंदर वो उसको इन्वॉल्वमेंट बना लिया उस बच्ची को। जुल्फिकार साहब, जरा एक मिनट रुकिएगा। जुल्फिकार साहब, जरा शाहिद रिजवी साहब से भी इनपुट ले लेते हैं, आप उसके बाद रिस्पॉन्ड कीजिएगा। लेकिन मुझे बताया जा रहा है कि नाहिद बेग भी हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर आ चुकी है। नाहिद, आपको मेरी आवाज आ रही है? नाहिद, आप मुझे सुन सकती हैं? जी, अवैस मैं सुन सकती हूँ। हाँ, ये सारा जो केस है आपकी भी नजर से गुजरा होगा, जिस तरह से डिफेंस के इलाके में मायरा को कत्ल किया गया। मायरा के वालिद साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, जुल्फिकार साहब। उनका ये कहना है कि वो पुलिस की तफ्तीश से मुतमईन नहीं है, और जो 4 दोस्त हैं मायरा के, जिनमें जाहिद जदून है, साद अमीर भट्ट हैं, इकरा हैं और सजल हैं, उनके अंदर से कोई एक कातिल है। ये हो नहीं सकता कि इसके अलावा किसी ने कत्ल किया। उसके बावजूद 16 दिन गुजर गए हैं। नाहिद, अब तक पुलिस कातिल को गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही है आपके ख्याल में? कातिल, देखिए, सबसे पहले तो ये इन्वेस्टिगेशन अभी हो रही है। मुझे ये भी पता चला है कि अभी अभी उसकी पोस्टमार्टम की जो है ना रिपोर्ट भी मुकम्मल होके आ गई है, जो अभी इसी प्रोग्राम के दौरान ये भी हुआ कि उसकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मुकम्मल होके आ गई है। लेकिन जो पॉसिबिलिटी है, एक बहुत अच्छी बच्ची, एक कीमती जान, एक जो है नौजवान लड़की, एक मुल्क का एहसासा, वो इस ब्रूटली उसको मर्डर किया गया है। लेकिन जो पॉसिबिलिटी ये आती है कि वो हो नहीं सकता कि इकरा जो है वो कहती है कि मैं सो गई थी या मुझे पता नहीं चला। इस पॉसिबिलिटी को आप रूल आउट नहीं कर सकते हैं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, चूंकि उसके जो दोस्त थे या क्लास फेलोज या कोलीग्स आपस में जो होते हैं, जैसे साद जदून है या साद मीर भट्ट है, आप उसके ऊपर ही सिर्फ उंगली नहीं उठा सकते क्योंकि वो उसका क्लोज सर्कल था। आप बार दफा ये भी देखते हैं कि ये एक ऐसा कोल्ड ब्लडेड मर्डर है जो इन लोगों को आगे करके, और जो आउटसाइड एक इवल फोर्स थी, उसने अपना टारगेट अचीव किया है। और अब तक की इत्तलात के मुताबिक नाहिद, इस वाकये को, अभी हमारी सुहेल सुखेरा साहब से भी बात हो रही थी, DIG साहब से, उन्होंने भी इसको कोल्ड ब्लडेड मर्डर ही करार दिया है, और इसके अंदर किसी किस्म की और जो क्राइम है वो एस्टैब्लिश नहीं हुआ है। नाहिद,
हाँ जी बिल्कुल। अब ये देखें कि साद जदून हो या साद मीर हो या बाकी जो भी उसके दोस्त या कुलीग्स हो, वो उनमें देखें ये इस किस्म की आप ये ले आए कि जी इन्होंने ही मारा होगा, नहीं, उनको अलबत्ता शील्ड बना के किसी ने जरूर ये वार किया है। और उसकी जो बीच में से जो जेलसी कह लें या कोई ब्रूटल मर्डर का या कोई ऐसा रिवेंजस एटीट्यूड है जिसके लिए ना आपको बैकडोर भी देखना पड़ता है कि पीछे हिस्ट्री क्या है। क्या पता इनके फादर की अपनी कोई जेलसी हो किसी से जिसका ये इंतकाम लिया गया हो, या फिर ये भी हो सकता है कि कहीं पे कोई कमिटमेंट की हुई हो और वो अच्छा नहीं, आपका एक तवील अदालती तजुर्बा है, इस तरह के केसेस का नतीजा क्या निकलता है? क्या कातिल जो है वो तख्तादार तक पहुंचते हैं पाकिस्तान में? जी बिल्कुल। आपको मैं ये बताऊं कि जुल्फकार साहब के साथ मेरी दिली हमदर्दी है। मैं उनके साथ जितना उनका गम जो है बांट सकती हूँ, अल्लाह ताला उनको जो है वो सब्र दे। लेकिन मैं उनको यही कहूंगी कि वो बिल्कुल अपना जो है होप और अपनी उम्मीद की किरण जो है इंसाफ की वो ना छोड़े, पुलिस के साथ पूरा तावन करें। आप ये देखें कि हमारे यहाँ लास्ट टू लास्ट ईयर में खतीजा सदीकी केस में ये हुआ था कि उसके क्लास वालों ने किया था, और यकीन करें हाई कोर्ट में मैं उसकी वकील थी और हमने ये केस जो है एंड तक लॉजिकल एंड तक लेके गए एंड ही इज बिहाइंड, और इस वक्त वो ही इज बिहाइंड द बार। बहुत बहुत शुक्रिया नाहीद बेग आपका, आपके हौसला अफजा अल्फाज के लिए। जुल्फिकार साहब, मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर ही रहिएगा। शाहिद रिजवी साहब भी हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। नाज़रीन, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो अपने पार्टिसिपेंट्स के साथ इस केस के ऊपर मजीद डिस्कशन करेंगे। स्टे विद अस। ज्वाइन किया है मोहतरम नौमान शेख साहब ने, सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं। नौमान साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल। नौमान साहब, इस केस में जुल्फिकार साहब जो कि मकतूला के वालिद हैं, वो ये शिकायत कर रहे हैं कि वो पुलिस की तफ्तीश से, पुलिस के रवैये से मुतमईन नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो जुल्फिकार साहब को बॉदर कर रही हैं। उनका ये भी कहना है कि जो जाहिद जदून, साद अमीर बट और जो इकरा और सजल हैं, इन चारों के अंदर से ही कोई एक कातिल है। 16 दिन गुजर गए हैं लेकिन अब तक कातिल गिरफ्तार नहीं हुआ। आपके पास क्या इत्तलात है नौमान साहब इस केस को लेकर? जी, सबसे पहले तो ये 3 मई को जो है वो मर्डर हुआ था, जिसमें ये पता चला था कि इकरा ने जो है वो कॉल करके पुलिस को इतला दी कि इस तरह मेरी जो सहेली है मायरा जुल्फकार, उनका मर्डर हो गया है। जिसके बाद पुलिस वहां पे मौके पे पहुंची, लेकिन उससे पहले वहां पे कई अफराद पहुंच चुके थे। ये बिल्कुल उनकी शिकायत बिल्कुल ठीक है जुल्फकार साहब की। सबसे पहले तो इसमें कलेक्शन ऑफ एविडेंस जो है वो ही बहुत नाकिस हुई है, क्योंकि मौके से जो क्राइम सीन पे पुलिस को जाके सब कुछ जो है वो एक दफा सील करना चाहिए था, जाके मौके से जो है वो कलेक्शन ऑफ एविडेंस ठीक होती और वहीं से पता चल जाना था कि वहां से फिंगरप्रिंट जो उठाए जाते या उसके अलावा दीगर कलेक्शन जो होती तो उसी से कोई ना कोई क्लू निकलाना था। लेकिन अब जो नाकिस तफ्तीश है उसका तो यहाँ से अंदाजा लगाया ना कि 5 दिन बाद जो है कोई प्रोग्रेस ना होने पर आखिर केस सीआईए को हवाले कर दिया गया, और सीआईए भी अभी तक इसमें कोई खातरखार जो है वो पेशरफ नहीं कर सकी। जो 7 बट इसमें पेश हुआ है वो भी पुलिस से किसी सोर्स के जरिए जो है वो मिलकर पेश हुआ है। पहले उसने अपनी इंटरम बेल करवाई है, उसके बाद आके बयान दिया और उसको यकीनन तौर पर यह गारंटी दी गई है कि अगर तुम शामिल नहीं हो तो तुम्हें इस केस से बहुत जल्दी फारिग कर दिया जाएगा। इसीलिए उसने अपनी जमानत वापस लेकर जो है वो अपनी गिरफ्तारी दी है। इसमें जो दूसरी इकरा खातून है उसका ये कहना है कि मैं उस वक्त नींद की हालत में थी जब ये तमाम तर वाकया हुआ, तो ये बिल्कुल समझ से बाहर है, क्योंकि जिस तरह इकरा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है 2 उसको गोलियां लगी हुई और उससे पहले उस पर तशद्दुद किया गया। नौमान साहब, अगर साद अमीर बट ने कत्ल नहीं किया तो उसने अपनी जमानत कबल गिरफ्तारी क्यों करवाई? क्या उसे डर था कि पुलिस उसे बेगुनाह गिरफ्तार कर लेगी? और जब बेल उस खत्म हुई तो उसके बावजूद जो गिरफ्तार किया गया है साद अमीर को, क्या वो गिरफ्तारी कागजों में शो की गई है और उसे किस जुर्म पे गिरफ्तार किया गया है नौमान साहब? देखिए, जो इसमें एफआईआर दर्ज हुई है ना उसमें नॉमिनेटेड मुलजम साद और इसके साथ जाहिर है, तो उस बिना पर जो है उसने अपनी इंटरम बेल कराई है, कबल गिरफ्तारी जो है वो जमानत उसने करवा ली। नहीं नौमान साहब, अगर बेनजीर के मर्डर के ऊपर मुझे नॉमिनेट कर दिया जाए, एफआईआर में हजारों लोगों के साथ मेरा नाम भी हो, तो पुलिस मुझे भी गिरफ्तार कर सकती है? पुलिस जो है वो कानून के मुताबिक तो आपको शामिल तफ्तीश कर सकती है। ठीक है। शामिल तफ्तीश करने के बाद अगर उसे कुछ नजर आता है तो वो आपकी गिरफ्तारी डाल लेगी। ठीक है, तो पुलिस को कुछ नजर आया साद अमीर के मुतालिक? गिरफ्तारी डाल ली गई। नौमान साहब, पुलिस को कुछ नजर आया साद अमीर के मुतालिक?
जी बिल्कुल, ये जिस तरह के इनके वालिद साहब का ये कहना है कि इन चारों के दरमियान में ये मर्डर है, तो वो जो है साहब वो लाजमी जानता जरूर है कि ये आखिर वाकया हुआ क्या है, किस तरह मायरा को मर्डर किया गया है और इसके पीछे क्या वजह थी। और क्या जो मायरा का फोन रिकॉर्ड है उसका एनालिसिस किया गया है, उसके जो व्हाट्सएप मैसेजेस हैं, जो उसके SMS हैं, जो उसका फेसबुक अकाउंट है, इंस्टाग्राम है, उसको चेक किया गया है नुमान साहब? जी बिल्कुल, पुलिस का ये कहना है कि उन्होंने तमाम तर इसके कॉल रिकॉर्ड्स भी चेक किए हैं। कॉल रिकॉर्ड्स के अलावा जो इनका आपस में दोस्तों का एक व्हाट्सएप ग्रुप था, उससे भी उन्हें बहुत सारी डिटेल्स मिली हैं। और इकरा का भी जो बयान आया है, इकरा का ये कहना था कि मैं उस वक्त सोई भी थी, तो ये तमाम तर वाकया हुआ, वो भी शामिल तफ्तीश हो गई। इसके अलावा एक और इनकी सहेली थी जो कि अपना जिसके नाम पर ये फ्लैट लिया गया था, जिसका रेंटल जमा कराया गया था और डीड भी उसी के नाम थी, वो भी शामिल तफ्तीश हुई है। लेकिन इन तमाम तर जितने भी वाकया हैं, ये वाकया जो भी हुआ है, इसकी जो आखिरी क्लू है ना, वो जाहिद जदून की गिरफ्तारी के बाद ही सामने आएगा। और पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी में भी जो है बहुत डिले टैक्टिस से काम लिया है। जाहिद जदून इस वक्त मफरूर है नुमान साहब? जी बिल्कुल, जाहिद जदून ने अपनी जो हमारी इतलात के मुताबिक इस्लामाबाद कोर्ट से उसने अपनी बेल करवाई भी थी, कबल गिरफ्तारी जो जमानत करवाई थी, लेकिन उसको कंफर्म करने के लिए अगली डेट पे लाने के लिए वो पेश नहीं हुआ, तो अब वो अदालती मफरूर भी हो चुका है और पुलिस के कागजात में भी मफरूर है। और उस साथ साथ ये भी शुबा किया जा रहा है क्योंकि जो आज इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें ये बात जो है वो वाज़ेह हुई है कि मर्डर से पहले जो है जब गोलियां चलाई गई तो उससे पहले इस पर तशद्दुद भी लड़की पे किया गया। नुमान साहब आपसे पहले हमारी बात हो रही थी सुहेल सुखेरा साहब से, जो कि DIG हैं, उन्होंने भी अपनी गुफ्तगू में वो कोई जाहिर कातिल का नाम तो नहीं ले सकते थे क्योंकि अभी तफ्तीश मुकम्मल तो नहीं हुई है, लेकिन जब मैंने उनसे पूछा कि एक पैसे वाले आदमी के लिए असलहा हासिल करना आसान होता है, तो उन्होंने कहा कि जो जाहिद जदून है वो यकीनन एक बहुत पैसे वाला आदमी है। तो क्या हम 2 + 2 4 कर सकते हैं नुमान साहब? जी, जाहिद जदून की अभी तक जो सामने आई है तफ्तीश, इसकी जो बैक रिकॉर्ड देखा गया है, इसके वालिद साहब भी मर्डर हुए थे और उन पर भी मुख्तलिफ किस्म की दुश्मनदारी की और दीगर जो FIR है वो भी तकरीबन 100 के करीब थी। और इस लड़के की अपनी जो सोशल मीडिया पर कई वीडियोज हैं, कई इसके अलावा इसकी तस्वीर है जिसमें ये हैवी वेपन जो है वो लेकर फिर रहा है और वो इसके साथ गनमैन वगैरह भी होते हैं। इसीलिए इस केस में ये भी अभी देखा जा रहा है कि जाहिद जदून अगर मौके पर मौजूद था या कोई मर्डर हुआ है तो उस वक्त इसके साथ भी कोई मौजूद जरूर था। अच्छा नुमान साहब जुल्फिकार साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, मैं चाहूंगा कि उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करूं, लेकिन वो जो शिकवा कर रहे हैं कि पुलिस उनसे उस तरह का ताउन नहीं कर रही जिस तरह का ताउन वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। नुमान साहब, पाकिस्तान में आम बात चलती है कि पुलिस वाले मुखालिफ पार्टी से भी पैसा पकड़ते हैं, इनसे भी पैसा पकड़ते हैं। ये जो पुलिस की सुस्ती है, तमाम तर कॉल रिकॉर्ड्स मौजूद हैं, तमाम तर जो उसके दोस्त हैं वो भी मौजूद हैं, वो प्रोटेक्टिव बेल्स भी करवा रहे हैं क्योंकि एक बेगुनाह शख्स कभी भी अपनी प्रोटेक्टिव बेल नहीं करवाता है। तो इस गिरफ्तारी एक कातिल का नाम डिस्क्लोज करने में पुलिस को वाकई इतनी देर लग रही है या दाल में कुछ काला है नुमान साहब? देखें, एक तो ये 302 का केस है, इसमें एंड तक जब तक कोई एतराफे जुर्म ना कर ले या पुलिस के पास ऐसी कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस ना आ जाए कि जिससे ये पता चल जाए कि कत्ल इसी ने किया, उतनी देर तक कुछ भी कहना कबल वक्त है। तो जो इसमें जाहिद जदून एक पोशीदा अभी तक किरदार है जो कि सामने नहीं आया, लेकिन अभी यही समझा जा रहा है कि वो या उसकी मां पर यह कत्ल किया गया है। ये भी चीज अभी क्लियर नहीं हुई क्योंकि जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है उसके मुताबिक, क्योंकि ऐसे मुल्जिम बाद में मंजर आम पर आने के बाद कहते हैं कि मैं बहुत डर गया था और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए मैं रोपोश हो गया, मुझे डर था कि पुलिस मुझे झूठे मुकदमे में गिरफ्तार न कर ले, ब्ला 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 ब्ला। नुमान साहब, ये तो वो अगर कातिल सामने आ जाता है या जो भी शख्स सामने आता है उसके जो भी बयान है, लेकिन उसके बाद पुलिस के पास बहुत से तरीके हैं, उसका पॉलीग्राफ जुल्फिकार साहब, आपको आवाज आ रही है? जी सर। जुल्फिकार साहब, मायरा का जो फोन था वो आपने देखा, वो क्या आपके पास है या पुलिस के पास है? उस फोन में जो मैसेजेस थे, जो कॉल रिकॉर्ड था, वो आपने खुद चेक किया या पुलिस ने चेक किया? किसने देखा वो जुल्फिकार साहब? जो मेरी बेटी, शहीद बेटी मायरा, क्योंकि उसको रमजान के महीने में गोलियां मारी गई हैं, वो शहीद थी, जन्नती थी। उस मायरा शहीद के फोन को जो वो खोल रहे हैं, वो कहते हैं कि ये आईफोन है, हम इसको नहीं खोल सकते। तो ये कुछ आपको पता है कोड का, तो मेरे पास कोड नहीं है उसका कोई इस तरह का। तो ये तो वो कंफर्म है कि उसका आईफोन नहीं खुल रहा। दूसरा, उसका एक लैपटॉप था
वो कुछ अभी लगे हुए उसको। और तीसरा उसके पास एक लोकल फोन था, तो उसके ये जो CDR निकाली है, एक बड़े ऑफिसर अच्छे ही हैं और अच्छा तावन किया उन्होंने, सारे इस तरह के नहीं होते, लेकिन उन्होंने ये चीज मुझे दिखाई है कि ये CDR में ये चीजें आ रही हैं। क्या आप कुछ बताना चाहेंगे? रेगुलर मसलसल राबते में है जाहिद जैतून, और 4:11 पर वो राबते में रहा है। और ये मर्डर कितने बजे हुआ है? ये कोई कह रहे हैं कि अंदाजन उनको कुछ 6-7 बजे के दरमियान, सुबह 6-7 बजे, सुबह 5 के बाद वाला वाकया है। और ये जो इकरा है ये 9:30 बजे उठ के अपने बैंक में जॉब करती है, वहां जा चुकी है और वहां से इसको कॉल आई है कि आप वापस आओ, यहाँ मायरा को किसी ने शहीद कर दिया है। नहीं, वो कॉल किसने की है? क्योंकि इकरा ने की है, जो जिस लोगों ने इकरा को घर दिया हुआ था, ये इकरा का घर है। इकरा पे करती थी कुछ, मायरा मेरी बेटी उसको कुछ पैसे दे देती थी जब ये रेगुलर उसके पास नहीं रहती थी। ये अपनी नानों के यहाँ रहती थी और वहां से कभी इसके पास चली जाती थी और इधर अपने घर में रहती थी। तो जब ये जाती थी तो फिर भी इसको पैसे दे देती थी। ये अकेली इकरा के नाम है। ये इकरा ने नहीं पुलिस को बुलाया, इकरा वो सामने वाले नेबर ने बुलाया कि यहाँ से आवाजें आ रही हैं, वो बहुत दूर है नेबर को सामने बिल्कुल फ्रंट पे। अच्छा जुल्फिकार साहब हमारे साथ ही रहिएगा। शाहिद रिजवी साहब, ये जैसा कि जुल्फिकार साहब बात करें कि 4:11 तक जाहिद जदून राब्ते में है, मामला इसलिए भी उलझ गए हैं कि आईफोन पासवर्ड के बगैर खोला नहीं जा सकता, तो जाहिद जदून की जो गिरफ्तारी है वो इस वक्त इस सारे केस में बहुत क्रिटिकल बन चुकी है। रिजवी साहब बिल्कुल, जब तक ये जाहिर जदून जो है दूसरा इस मुकदमे का नामजद जो है मुबैना मुलज़िम जिसको कहें, अब वो जब तक सामने नहीं आएगा तो ये इस केस की जो है गुत्थी सुलझेगी नहीं। जैसे कि ये मायरा के वालिद कह रहे हैं कि ये 4 बंदे हैं, जाहिर जदून है, साद है, उसकी सहेली सजल है और ये इकरा। इन 4 बंदों के दरमियान ही कोई ना कोई कातिल है जो सामने, जब जैसे ही इसकी गिरफ्तारी होगी जाहिर की, या आप जैसे कह रहे हैं कि वो एकदम सामने आएगा और कहेगा जी मैं डर गया था, होगा ऐसे ही कि चूंकि उनको पता है कि पुलिस जो है, अगर जमानत आपने कबल अज़ वक्त गिरफ्तारी नहीं कराई तो पुलिस के पास बड़े तरीके होते हैं। जो नामजद बंदा होता है, मुलजिम होता है, उसको घसीटती है, पकड़ती है, उठाती है, जिस तरह भी रिवायती बिल्कुल ऐसी है। जब कोई मुलजिम पकड़ा जाए फिर उसके साथ ऐसे ही होता है। अब ये केस हाई प्रोफाइल बन गया है कि ये ये बरतानिया पलट खातून थी मायरा, वकालत के शोबा ब्रिटिश नेशनल। ये तो जुल्फिकार साहब, मायरा के पास ब्रिटिश नेशनलिटी थी या वो सिर्फ पाकिस्तानी नेशनल थी? नेशनलिटी बेल्जियम की है और ये हम 16-17 साल से वहां रह रहे हैं, इंडेफिनेट है हमारा और हम रेजिडेंट्स हैं और ब्रिटिश नेशनल है। आप बेल्जियम की मायरा रेजिडेंट थी या नेशनल थी? बेल्जियम की नेशनल थी। बेल्जियम की नेशनल थी, ठीक है जी रिजवी साहब। अच्छा, इसमें आप ये जैसे बता रहे हैं कि मायरा के वालिद के 4:11 पे आखिरी उसका राब्ता हुआ है मायरा के साथ। अब ये देखना पड़ेगा कि दोनों की लोकेशन किस तरह, एक जो मायरा थी उसकी तो उसके घर की लोकेशन आएगी, जो दूसरा जाहिर जदून था उसकी लोकेशन कहाँ की आ रही, क्या वो लाहौर में था, उसके घर के करीब था या उसके घर के बाहर खड़ा होकर फोन कॉल कर रहा था, वो बड़ी अहमियत इस केस में अब रखेगी उसकी लोकेशन मुलजिम की, कि उसने 4:11 पर जब आखिरी उससे बात की तो वो उस वक्त कहाँ था। अगर तो वो व्हाट्सएप पे कॉल मुझे एक ब्रेक लेनी है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले जुल्फिकार साहब, ये जो इकरा है और सजल है और जो साद है, इनमें से आपको पता है कि ये सब आईफोन ही इस्तेमाल करते हैं? इनमें से किसी के पास हमारी तरह एंड्रॉयड फोन भी है? मैं सब मेरे हिसाब से ये आईफोन ही है इनके पास। और जो इकरा है कि वो ये कह रही है कि मैं घर में थी उस रात, मैं इनके साथ नहीं थी और ये मायरा और सज्जल और ये सारे इसको इधर छोड़ के गए हैं। ठीक है जुल्फिकार साहब, मुझे एक ब्रेक लेनी है, मैं ब्रेक के बाद वापस आके आपसे मजीद बात करता हूँ इस केस में। अल्लाह ताला आपको सब्र की तौफीक भी देना। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे मायरा कत्ल केस के ऊपर। नौमान शेख साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है?
जी जी, मुझे आ रही है। नुमान साहब, आप बताइएगा कि आपका एक तवील तजुर्बा है क्राइम रिपोर्टिंग में, नवाब टाउन वाले केस का भी कुछ नहीं बना और इस तरह के हजारों ऐसे केसेस हैं जो कि सरकारी फाइलों की गर्द की नजर हो जाते हैं। आपको लगता है कि इस केस में मुजरिम पकड़े जाएंगे और उन्हें सजा मिलेगी? क्योंकि जुल्फिकार साहब तो ये कह रहे हैं कि आईफोन की जो कोडिंग है वो भी एक बहुत बड़ा मसला है इस केस के अंदर। देखिए, जो पाटा वाला केस था उसमें मेरे ख्याल से वो लड़की प्रेग्नेंट थी, जिसको वो छोड़ने के लिए 2 साथी आए थे, वो दोनों पकड़े गए थे। तो उसके अलावा पीछे मादी में भी एक केस मिल रहा है सियालकोट मोटरवे वाला, उसमें आतिफ मलिक बड़ा मशहूर कैरेक्टर था, वो भी मिलाकर पकड़ा गया था। तो हमें तो बहुत उम्मीद है कि ये मुलजिम पकड़ा जरूर जाएगा। कातिल जो कुछ भी है उसने कोई ना कोई निशान जरूर छोड़ा होगा, तो ये पकड़ा जरूर जाएगा। हाँ, इसमें थोड़ा सा डिले हो सकता है, क्योंकि ये जहां तक जाहिर जिद्दों का ताल्लुक है, जिसको अभी तक ये कहा जा रहा है कि ये भी मरकजी मुलजिम है, तो उसका ताल्लुक केपीके से है और वो किसी न किसी तरह या तो कोई उसका क्लोज दोस्त उसकी मुखबरी करेगा या कहीं वो, क्योंकि पुलिस का ये कहना है कि ट्रैवल स्कीम में बाहर नहीं किया, तो हो सकता है कि वो कहीं बाहर। बहुत शुक्रिया नुमान शेख साहब आपके कीमती वक्त के लिए। जुल्फिकार साहब, आप जब पुलिस से बात करते हैं, पुलिस आपके साथ कैसा रवैया होता है पुलिस का? क्या पुलिस आपको खुद केस के ऊपर अपडेट्स देती है या आपको खुद राब्ता करना पड़ता है जुल्फिकार साहब उन लोगों के साथ? नहीं, मैं जी पहले दिन तो वहाँ गया हूँ और ऑफिस डीएसपी साहब वहाँ नहीं थे, तो मैं सारा दिन बैठ के वापस आ गया। फिर सारा दिन बैठे आप वहाँ पे? जी, कोई को पता नहीं, क्योंकि वो बाहर कह रहे हैं कि अभी आएंगे अभी आएंगे अभी आएंगे, तो मुलाकात नहीं हो सकी। फिर मैं दूसरे दिन गया हूँ, तो दूसरे दिन उनसे मुलाकात हुई है, लेकिन उन्होंने अच्छी तरह मुझे बताया ये और मेरे साथ अच्छी तरह बात की है। और फिर ये तीसरे दिन फिर मैं गया हूँ जाए वकुआ पर और वो लोगों को मिला हूँ, उस घर में गया हूँ और जो उस घर के नौकर हैं उनसे मुलाकात हुई है, जो उस घर के मालिक हैं उनसे बड़े अच्छे लोग हैं। उन्होंने कहा वेलकम किया कि आप बाप हैं, बड़ी अच्छी बेटी थी आपकी, आप जब चाहे हमारे पास आए। वो तो हम कहते थे हमारे नीचे रहे। अच्छा, अभी आप उस घर में नहीं ठहरे हुए जहाँ पर ये मर्डर हुआ है? ये जहाँ पर ये वकुआ हुआ है वहाँ पर नहीं, वो तो इकरा का घर है। ठीक है। तो आपको लगता है जुल्फिकार साहब के इस केस में किसी किस्म की आपको मीडिया सपोर्ट की, लोगों की सपोर्ट की जरूरत नहीं है और पुलिस वाले अपना काम बिल्कुल ठीक तरीके से कर रहे हैं? देखें, पुलिस के बारे में तो जो पाकिस्तान का मामला है ये तो आप मुझसे बेहतर जानते हैं। जी हाँ, वो हाथी को भी हिरन बना सकते हैं। मेरा वक्त खत्म हो गया जुल्फिकार साहब, अल्लाह ताला आपको सब्र जमील अता करे। हम दुआ करते हैं कि मायरा के दर्जात बुलंद हो और उसके कातिल जल्द अज जल्द पकड़े जाएं। लेकिन जो डिलेइंग टैक्टिक्स हैं वो अब तक ना जुल्फिकार साहब की समझ में आ रहे हैं, ना नुमान शेख की, ना शाहिद रिजवी की, ना अवैस इकबाल की। प्रोग्राम देखने के लिए बेहद शुक्रिया।